Screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. So, introduction to refrigeration and air conditioning. Cooling technology are generally divided into air conditioning and refrigeration applications. What is air conditioning technologies? These are defined as those that are used for to maintain acceptable thermal comfort condition. Thermal comfort condition. The thermal comfort condition includes the humidity and the temperature for people and equipment in the residential, commercial, and industrial building and spaces. Typically in the neighborhood of 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे 20 भले लिख दिया गया है, 16 भी होता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक एसी का टेम्परेचर जा सकता है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है बस ह्यूमन कंफर्ट के लिए है, और भी बहुत सारे जैसे सुपर कंप्यूटर है, उसके जो सीपीयू होगा बहुत ही हाई, उसके जो उसका क्या बोलते हैं प्रोसेसर, उसका प्रोसेसर है बहुत ही, उस परफॉर्मेंस उसकी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वो काम करेगा, उससे हीट एनर्जी बाहर निकलेगी. अब हीट एनर्जी जैसे ही बाहर निकलती है, आपको पता होगा थोड़ा भी अगर हीट आपने सप्लाई किया तो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा. टेम्परेचर का डिफरेंस से टेम्परेचर अगर चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो उसके डायमेंशंस भी चेंज होते हैं. किसी भी कंपोनेंट के थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होगा ही होगा. चेंज का मतलब है टेम्परेचर राइज मतलब डायमेंशन इंक्रीज. टेम्परेचर राइज मतलब डायमेंशन इंक्रीज. डायमेंशन इंक्रीज होगा तो कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सके. ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसका जो एफिशिएंसी था एट अ रूम टेम्परेचर दैट विल बी चेंजेस. उसके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड दैट इज एंड दैट इन्वायरमेंटल कंट्रोलिंग हैज बीन डन बाय एयर कंडीशनिंग. ओके, जरूरी नहीं कि हमेशा ह्यूमन कंफर्ट के लिए ही है. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी. रेफ्रिजरेशन में हम क्या मेंटेन करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे? ओनली ओनली टेम्परेचर. ओनली टेम्परेचर. ठीक है, अब एयर कंडीशनिंग का मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड था. यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ, 16 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि जितने भी एसी आएंगे उसके जो टेम्परेचर होगा मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ, बताओ, मैं बोल रहा हूँ आपको पता नहीं होगा भले ही, ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचेगा. मिनिमम टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है. क्यों? AC or refrigerator both are which type of device? What type of device? Work consuming device or work producing सर device? सर वो CFC छोड़ते हैं ना, कैसे छोड़ेंगे? फ्लोरोकार्बन. अभी बोला क्लोज सिस्टम है, कैसे छोड़ देंगे CFC? ये सब जो बताया जाता है उसको डिटेल में सुना करो. बोला गया कि फ्रिज यूज हो रहा है तो उससे CFC निकल रही है बाहर. CFC कैसे निकल जाएगी? पाइप तो बंद है ना पूरी तरह से, कहाँ से निकल जाएगी? ऐसे तो डायरेक्ट नहीं. पहले आप मेरे आपको मेरा क्वेश्चन समझो पहले. 16 टू मैंने पूछा पहले, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन बोथ आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. विवेक यादव बताओ. नहीं पता है क्या? म्यूट कर लिया तुमने विवेक यादव. हाँ सर. मैंने पूछा तुम म्यूट कर लेते हो. सर बोलो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया. तुम बोलो ना, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया. ये कौन पूछेगा? एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर both are work consuming device or work producing device. I'm continuously watching that who is leaving the meeting and who is joining the meeting. सर दे आर बोथ. They are सर both. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और अपने को आउटपुट देते हैं चिलिंग का. मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क पूछ रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो.
वर्क है क्या? सर वर्क कंज्यूमिंग। वर्क कंज्यूमिंग, मतलब आप लोगों ने सेकंड और थर्मोडाइनमिक्स अभी तक नहीं देखा है, रिवाइज नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा। जयंत पाल सिंह, जयंत पाल सिंह, unmute yourself. प्रांशु पारिक, यस सर। वर्क प्रोड्यूसिंग है, वर्क कंज्यूमिंग है। वर्क प्रोड्यूसिंग है प्रोड्यूसिंग है, कौन सा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है? एसी या सर। फ्रिज? व्हाट इज द सर वो मीनिंग लोग ऑफ वर्क? आपको नहीं पता वर्क का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? जिस पे कोई एनर्जी अप्लाई करके कोई आउटपुट निकले। उसको वर्क बोलते हैं। वर्क का मतलब ये होता है, वर्क का डिफिनेशन बताओ भाई, वर्क का फॉर्मूला बता दो। रियल ये चैन सिंपल। Yes, sir. बताओ Sir, work consuming है. भाई। Sir, like उसमें devices शायद वर्क कर रहे हैं. Like मुझे reason नहीं पता but work consuming लग रहा है. वर्क कंज्यूमिंग लग रहा है। Air conditioning and refrigeration both are work consuming devices. Work consuming Sir, like devices, second law तो यही बोलता है ना कि we cannot construct a machine which uh, is work consuming devices. without अगर आप वर्क consuming कंज्यूमिंग external डिवाइसेज, work. यस, आप कभी भी देखिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में टेम्परेचर नेगेटिव जो हीट ट्रांसफर है, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर फ्लो नहीं कर सकते हैं। हीट हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हमने बोला है विदाउट एक्सटर्नल वर्क, इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस है। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर दोनों में कंप्रेसर लगे हुए हैं, कंप्रेसर पे आप वर्क करोगे, वो वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल वर्क कहाँ से मिलता है आपको पता है? मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी ही वर्क प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? वर्क का मतलब है फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना, ठीक है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज हैं दोनों, तो दोनों वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं। तो जितना ज़्यादा आप अगेंस्ट नेचर काम करना चाहोगे, अगेंस्ट नेचर का मतलब है आप नेचर में टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का और माइनस में 16 डिग्री सेंटीग्रेड चाहते हो, इसका मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। अगेंस्ट द नेचर जाओगे तो उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क के लिए आपको पता है, अगर यहाँ पे फ्रिज और एसी की बात करें तो एक्सटर्नल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क है। और उस इलेक्ट्रिकल वर्क को पाने के लिए आपको बहुत सारे कोल को बर्न करना पड़ेगा फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कार्बन एमिशन होगा। और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ही बड़ा फैक्टर है। दैट्स वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एसी टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ओके, ओके टू ऑल। Yes, yes, sir. इसलिए इस टेम्परेचर को राइज किया जा रहा है क्योंकि अभी एयर कंडीशनिंग का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करना है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का।
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पे। बहुत सारे एसी और बहुत सारे एसी फ्रिज आता है जब भी, तो हम लोग बात करते हैं कि कितना टन का है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टन। कई लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज और एसी जब आता है या फिर देखा जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको देखा जाता है कि क्या है कैपेसिटी। तो कई लोग कहते हैं 2.5 टन का है, 3 टन का है, 2 टन का है, 1 टन का है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टन? TONNE, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TOONE? So it is equal to 1000 kilogram. 1000 किलोग्राम मतलब अगर एसी बड़ी है तो उसका टन ज्यादा होगा, क्यों? छोटी है तो टन उसका कम होगा। इसका मतलब तो सही है कि 1000 ग्राम होता है, किलोग्राम सॉरी, 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, बट इट इज नॉट डायरेक्टली नहीं, मतलब एनी हाउ इट इज नॉट इक्वल टू 1000 kg। मतलब ऐसा नहीं कि किसी 1 kg 1000 kg किलोग्राम का है तो उसको बोलेंगे 1 टन। 1 टन 2000 kg का है तो 2 टन, ऐसा नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट भी करेंगे साथ में कि 1 टन के बराबर अगर रेफ्रिजरेटर है या एसी है तो उसको लिखा जाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेटर। टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन सॉरी, रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट इज TR। ठीक है, अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है वो हमें निकालना है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन करना, ये डिफाइन हुआ है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज 1 टन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज, पहले हम बात कर लेते हैं एक, कि सपोज एक आइस है, ठीक है, आइस है, आइस का जो वेट है 1000 kg है, 1000 kg है, आइस है। आइस का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर में, वाटर में कन्वर्ट करना है। वाटर कितने में कन्वर्ट करना है, कितना वेट होगा इसका? 1000 kg ही होगा, और कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब फेस चेंज करना है सिर्फ आपको, बट इट मस्ट टेक अबाउट, नॉट अबाउट, एग्जैक्टली 24 आवर्स। 24 घंटे में आपको 1000 kg के आइस को 1000 kg के वाटर में कन्वर्ट करना है। फॉर दिस पर्पज हाउ मच हीट इज टू बी रिलीज्ड और हीट इज टू बी एडेड। हीट ऐड किया जाएगा या हीट निकाला जाएगा फॉर दिस कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू वाटर? सर हीट दिया जाएगा। हीट दिया जाएगा। वो हीट अगर 24 घंटे में निकालोगे आप, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो आप, तो हीट इज एनर्जी, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर, एंड दैट पावर इज नोन एज 1 TR। 1 टन का रेफ्रिजरेशन है वो, ठीक है। तो आप लोग निकालोगे कि इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है इन 24 आवर्स। ये आप लोग निकालोगे, फेस चेंज करना है, कितना होगा ये निकालेंगे आप लोग। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, सो यू शुड हैव द लेटेंट हीट ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है? लेटेंट हीट ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्च कीजिए जल्दी से, बताओ। लेकिन सर्च करने आता है कि नहीं?
सर 334 जूल्स पर ग्राम। Sir, your mic is mute. यस, तो L इक्वल्स टू 334 किलो जूल पर केजी लिखें या फिर 334 जूल पर ग्राम लिखें, ठीक है? बोथ आर सेम, Yes, sir. both are same, okay? So the heat is to be given Q, अगर आपको देना है Q given for conversion of ice to, मैं ice to water लिख रहा हूँ यहाँ पे, ice to water कन्वर्जन के लिए होगा मास इनटू एल, ठीक है? मास इनटू एल होता है ना, एमएल। एम कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाई एल, एल इज 334 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा ये, जल्दी बताइए। 334 इंटू 10⁻⁶ पर केजी, केजी से केजी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाई केजी, ठीक है? केजी कैंसिल हो गया, जूल बच गया यहाँ पे 334 इंटू 10⁻⁶ जूल, राइट? अब ये काम कितने देर में करना था, कितने देर में करना था? 0 डिग्री सेल्सियस, 24 24 Q equals to 334 into 10⁻⁶ divided by सेकेंड, पर सेकेंड में निकालना। 24 आवर मतलब 60 इंटू 60 आर, मैंने कन्वर्ट किया 24 घंटे को 60 मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में हो गया। अब ये बताइए कितना आ रहा वैल्यू, बताओ जल्दी। कितना है बच्चे, बोलो कितना बोल रहे थे? 3865.7407। मुझे 3 डिजिट तक बताइए एक बार। 3 उसके बाद 3 3865.7407 865 पॉइंट 0.74 0.74 क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर सेकेंड इज वाट, ठीक है? वी कैन राइट इट 3.8 किलोवाट, ओके? सो 1 TR equals to how much kilowatt? How much kilowatt? 3.8 किलोवाट, ओके? तो 1 TR का मतलब है 3.8 किलोवाट का मतलब, या फिर बोले अगर मैं अगर जस्ट रिवर्स की बात करें हम लोग कि अगर मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1000 kg वाटर है, उसको आइस में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाउ मच हीट इज टू बी रिमूव आउट, कितना हीट बाहर निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में ये हमारा रेफ्रिजरेशन का काम है, ठीक है? ठंडा करने का काम ये, या फेस चेंज करने का काम ये। तो अगर मुझे ऐसा चाहिए तो भी उतना ही लगेगा, होगा कि नहीं? जब देना पड़ा है तो पॉजिटिव है, जब लेना पड़ेगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो ये 3 जो 1 TR इक्वल्स टू आया आपके पास, दैट इज 3.8 किलोवाट। और इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन और फॉर द सेक ऑफ मेक इट इन मेमोरी, 1 TR is simply can be written as 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर हैविंग दिस वैल्यू
and this value is also correct. This come from the value that is 334 kilojoule per kg. कई जगह ये 334 ही डिफरेंट है, कई जगह आप देखेंगे अलग अलग बुक्स में तो ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इसी को फिक्स कर दिया कि हमें 1 TR इक्वल्स टू 3.5 किलोवाट इज द यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। TR इज द यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। जब भी कोई फ्रिज आता है तो हम बोलेंगे कि ये 2.5 टन का एसी है, TR टन का एसी है, तो मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का एसी है, तो कितना किलोवाट होगा उसका पावर, कितनी एनर्जी निकालेगा वो पर सेकंड ठंडा करने के लिए, कितना कूलिंग इफेक्ट होगा उसका। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द statement second statement was Clausius statement that we cannot make a device which can transfer heat from lower temperature to higher temperature without any external work। तो जो जितनी भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, जितनी भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है उसके लिए एफिशिएंसी नहीं, उसके लिए क्या डिफाइन किया गया है, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज सीओपी। सीओपी, तो सीओपी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है जो उसको डिफाइन करता है, इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट रिवीजन नहीं हो रहा है, क्यों रिवीजन नहीं हो रहा है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, अभी टेस्ट होने वाला है इसका। और इस लॉकडाउन में कोई मिड टर्म नहीं होगा, मिड टर्म पे ध्यान मत देना। जितने भी क्विजेज होंगे सबको मार्क्स को जोड़ा जाएगा, वही मिड टर्म के मार्क्स होंगे। आप सोच रहे होगे कि एक बार मिड टर्म हो जाएगा और हम लोग चीटिंग करके घर पे बैठ के अपलोड कर देंगे आंसर शीट, तो वो वैलिड नहीं है। तो जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट करते जाइए, वही आपके असेसमेंट होगा, वही आपका असेसमेंट होगा। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो हमने इसमें दो एग्जांपल देखे थे, एक हीट पंप का और एक रेफ्रिजरेटर का। तो मैं वो फिर से कर रहा हूँ। तो अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसमें दो जगह टेम्परेचर होंगे, एक टेम्परेचर कम होगा, एक टेम्परेचर ज़्यादा होगा। T1 इज मोर देन T2 and heat is transferring from lower temperature to higher temperature. Okay, and this is Q2 because it is coming out from T2, and it is Q1 because it is going to the T1। T1 क्या है, हायर टेम्परेचर सोर्स है, और T2 क्या है, सिंक है, जो कि जिसका टेम्परेचर खुद का कम है। और ये पॉसिबल तभी है जब आप एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करोगे इस सिस्टम को। एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड किया हमने, वर्क इनपुट। ओके, और COP क्या बोलता है हमें, COP इज डिफाइंड एज डिजायर्ड इफेक्ट। व्हाट इज डिजायर्ड इफेक्ट इन दिस रेफ्रिजरेशन? डिजायर्ड इफेक्ट Q2 है या Q1 है? Q2 बिकॉज हमारे फ्रिज के अंदर जैसे हमने वेजिटेबल रखा, सपोज एप्पल रखा वहां पे, तो उसका हीट हमें बाहर निकालना है। हीट कहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, किस सिस्टम से, T2 से या T1 से? T2 से। दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज Q2 is the desired effect. This heat is to be taking from the vegetable or perishable products. Okay, and divided by work input. And from the first law of thermodynamics we know that all the energy is constant, या फिर बोले incoming energy equals to outgoing energy. So what are the outgoing energy? Q1. Incoming energy is work input plus Q2. Okay, so work input will be Q1 minus Q2. So Q2 upon Q1 minus Q2, and we know that Q is mCpT। तो सारे हीट को आप कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर के फॉर्म में, दैट इज T2 अपॉन T1 minus T2। ये हम पहले भी कर चुके हैं इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर रेफ्रिजरेटर द COP इज डिफाइंड एज T2 अपॉन T1 minus T2, राइट। ठीक है,
यस और नो? यस सर। हीट पंप की बात करें तो हीट पंप के बारे में बात करें, हीट पंप क्या है? हीट पंप वो डिवाइस है जहाँ पे हमें हमें हीट चाहिए, ऐसा स्पेस जहाँ पे हीट की सप्लाई होती रहे। मतलब सिस्टम तो वैसा ही होगा, उसमें भी क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई होगा, लेकिन हमें बस डिजायर्ड इफेक्ट चेंज करना है। सपोज हमने ये T1 को अपना डिजायर्ड इफेक्ट मान लिया है, ये स्पेस हमें यूज करना है, तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट बस चेंज हो जाएगा। तो COP क्या हो जाएगा? COP डिजायर्ड इफेक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे COP ऑफ Q1 रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है, तो COP ऑफ HP अगर बात किया जाए हीट पंप, तो वहाँ हो जाएगा Q1 अपॉन वर्क इनपुट। Once again, everything are same. The temperature will be T1 upon T1 minus T2. Work input is T1 minus T2 या फिर Q1 minus Q2। और Q1 minus Q2 will be replaced by MCPT। CP और M दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, बचेगा हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर के फॉर्म में द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप। ओके, डिजायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाएगा सिर्फ, ये हम पहले भी कर चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो COP का बस आपको डेफिनेशन याद रखना है, इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट टू द डिवाइस, बिकॉज वर्क इनपुट इज टू बी इन द डिनोमिनेटर बिकॉज इट इज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, अब यहाँ पे जो मैंने रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम दिखाया है, सबको कंपोनेंट दिख रहा है क्लियरली? कंपोनेंट सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ पे हम लोग बस वर्किंग को समझेंगे। स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे अपने नोट्स में एज पर द डिस्कशन वी हैव इन दिस लेक्चर। तो आप लोग लिखोगे इसका स्टेटमेंट 5 से 6 लाइन तक आपके नोट्स में होना चाहिए यूजिंग दिस डायग्राम। आपको डायग्राम जरूरी नहीं है कि ये ऐसा बनेगा, आपको बस पाइप दिखाना है कि पाइप कहाँ पर है और स्पेस कहाँ पे, फ्रिज का स्पेस कहाँ पे है। तो देखिए अंदर आपने देखा होगा जो चिलर वाला जो कंपार्टमेंट होता है, जब फ्रीजर का जो कंपार्टमेंट होता है फ्रिज में, वो एक्चुअल में हमारा फ्रिज है, वहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। ठीक है, आपने सपोज हेलो, यस सर। ओके। सर तो अगर मैं यहाँ पे कोई बेसिक एप्पल रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इससे आपको ये जैसे ही मैंने एप्पल को रखा, एप्पल का टेम्परेचर कितना होगा? ये रूम टेम्परेचर पे होगा, तभी इसका टेम्परेचर आप रिड्यूस करना चाह रहे हो। तो सपोज इसका टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? ठीक है, और अंदर जो फ्रिज है यहाँ पे टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बाहर जैसे ही यहाँ पे बाहर निकल रहा है हीट, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये भी रूम टेम्परेचर ही है बाहर का। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हीट बाहर निकलेगी, कहाँ से? एप्पल से। एप्पल का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से हीट बाहर निकलेगी और इसके अंदर जाएगी, और ये पाइप के अंदर क्या है? जो गैस है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, वो रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, हीट बाहर निकली, किस पे गई है?
रेफ्रिजरेंट में, पाइप के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है जो फ्लो कर रहा है, जिसका खुद का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसने हीट को लिया, इस हीट को लिया, दैट इज Q2, इस हीट को लिया और देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके बाद कंप्रेसर में जाएगा। ये डायरेक्शन ऐसे है, देखिए आपको दिख रहा है, एरो दिख रहा है, ऐसे गया और यहाँ पे कंप्रेसर के पास आ गया। ये कंप्रेसर पंप, कंप्रेसर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज होता है इन कंप्रेसर। फ्लो देखिए कैसे हो रहा है, हीट को लिया इसने कंप्रेसर में, कंप्रेसर पे टेम्परेचर को राइज किया गया, टेम्परेचर को राइज करके उसको कंडेंसर में डाल दिया गया। कंडेंसर में टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर पाइप के अंदर जो टेम्परेचर है, पाइप के अंदर याद रखिएगा, पाइप के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से हीट फ्लो हो जाएगी आराम से, हो जाएगी फ्लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी तक जो मैं बोल रहा था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो कराना है यूजिंग अ वर्क इनपुट, ये कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो टेम्परेचर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही हो रहा है। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि फ्रिज उस पर काम करता है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट का फ्लो कराए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बताओ, कोई बताएगा? यहाँ पे जो हीट बाहर निकल गई है दैट इज Q1। ये रेफ्रिजरेटर है, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड का स्पेस है और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो हीट कहाँ से कहाँ आ रही है, आपको एप्पल से नहीं देखना है। हीट सिस्टम कौन है हमारा, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर देखिए कितना था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसने हीट लिया, हीट को रेफ्रिजरेटर में पहुंचाया, ठीक है, और इसको पहुंचा दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। वो कैसे हुआ, आपने कंप्रेसर से वर्क किया, वर्क इनपुट, वर्क करके आपने प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देखो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट है आपके पास और यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट है। इसका मतलब हीट जो ट्रांसफर हुआ है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हुआ है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ, उन दोनों के बीच में कौन लगा है, इस पाइप, ये जो अंदर आपका जो फ्रीजर में जो पाइप होते हैं वो पाइप, और जो बाहर की जो पाइप होती है, जो बैक साइड में जिसके वॉल पे पाइप्स लगी होती हैं, उन दोनों के बीच में कौन लगा हुआ है, कंप्रेसर। और यहाँ पे आप वर्क इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे आप वर्क इनपुट दे रहे हो, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब ही है यहाँ पे कंप्रेसर, ठीक है। इस कंप्रेसर की वजह से आप वर्क इनपुट दे रहे हो सिस्टम को, तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि Q1 और Q2 निकल रहा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, Q1 जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये फ्लो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वर्क इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, ओके। तो यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं, टोटल 4 डिवाइसेस हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है पूरे 4 डिवाइस पे काम करता है। तो पहला यहाँ पे एक होता है जो आपका फ्रीजर है, फ्रीजर में होता है इवेपोरेटर, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इवेपोरेटर के बाद होता है कंप्रेसर, उसके बाद होता है कंडेंसर, उसके बाद होता है एक्सपेंशन डिवाइस, ई से लिखता हूँ मैं इसको, एक्सपेंशन EXP, उसके बाद आता है इवेपोरेटर। तो ये साइकिल चलती जाती है। इवेपोरेटर जो पाइप होती है वो आपके फ्रीजर में जो पाइप है उसको बोलते हैं इवेपोरेटर पाइप। उसके बाद आता है कंप्रेसर आ गया। उसके बाद आता है कंडेंसर, जो फ्रिज के पीछे वॉल पे लगी होती है पाइप्स, उसको बोलते हैं कंडेंसर पाइप्स। उसके बाद आता है एक्सपेंशन डिवाइस वंस अगेन इन द विद द, यहाँ पे देखेंगे आप एक्सपेंशन डिवाइस छोटा सा, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में जो भी फ्रिज है उसमें भी देखिएगा, ये सारे डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही होंगी। तो उसका एक्सपेंशन डिवाइस में बहुत ही पतली सी पाइप होगी, जो कॉइल्ड पाइप होगी वैसा होगा। आपको मैंने फ्रीजर बता दिया, कंप्रेसर आपको दिखता है, और पीछे के जो वॉल पे जो पाइप्स होती हैं वो भी सपोर्टेड होती हैं, उसको बोलते हैं रेडिएटर फिन्स बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है। उस फिन्स का काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि जल्दी से जल्दी हीट ट्रांसफर हो टू द सराउंडिंग। आपको पता होगा फ्रिज को जो बैक साइड है वो या तो विंडो के पास रखते हैं या फिर घर के बाहर की साइड में रखते हैं ताकि हीट जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो सराउंडिंग में,
अदरवाइज अगर आप किसी घर में कोने में कॉर्नर पर रख दोगे तो इस फ्रिज की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। आपको पता है COP क्या होता है? COP इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के दो तरीके हैं। या तो इंक्रीज करना है तो T2 इंक्रीज करो, T2 इंक्रीज करो तो क्या होगा? T2 इंक्रीज करो तो COP बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? T2 इंक्रीज करोगे तो COP बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब हमें T2 इंक्रीज करना है कि नहीं करना है? T2 कहाँ पर है? यहाँ अंदर है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करने का मतलब है कि जो फ्रिज पे जो काम करोगे आप वो कम हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड रखना है आपको, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ज़्यादा ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, T2 कम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कम करोगे COP क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बताइए। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये बताओ COP ऑफ अ फ्रीज इन अ विंटर, COP of a freeze in a winter and COP of a freeze in a summer, ये सही है रिलेशन या फिर ये सही है रिलेशन इन समर? या फिर तीसरा दे देते हैं ऑप्शन इक्वल। बताओ कौन सा होगा तीनों में से? विच वन इज करेक्ट? फॉर्मूला एक ही है, COP इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। समर हो या विंटर हो, कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? T2 और T1। मैं सच में लग रहा है इसको पढ़ा रहा हूँ, कोई ये नहीं है। भैया बताएंगे आप लोग? समर हो या विंटर हो, T2 T1, और ध्यान से सुनिए, फ्रिज के जो अंदर का जो टेम्परेचर है दैट इज T2, और जो बाहर का जो टेम्परेचर है जहाँ पे पाइप को अगर टच करोगे कंडेंसर की पाइप को, उसका जो टेम्परेचर है दैट इज T1। कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है फॉर सेम टाइप ऑफ फूड? सर T2। T2। T2 क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अंदर का टेम्परेचर तो हमको हमेशा कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है? तो T2 तो फिक्स रखोगे, बदलेगा क्या? T1। T1 बदलेगा, बाहर का टेम्परेचर। वो सराउंडिंग में है तो उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो सर्दियों में T1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम होगा। तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कम हो जाएगा, ऊपर COP पूरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो COP ऑफ विंटर इज ग्रेटर देन COP ऑफ इन समर, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब COP का ज़्यादा कम होने का मतलब ये है, COP अगर ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। विंटर में अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ जाती है, क्योंकि फ्रिज के ऊपर उतना लोड नहीं होता है कि हीट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? हीट ट्रांसफ़र फटाफट करना है, उतना लोड नहीं आता है। लोड नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी, COP ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज इनफ ऑल फॉर टुडे। In the next lecture, we will see further in detail for the refrigerator and air conditioning. This is almost 3 lectures course, refrigeration and air conditioning. Okay, बेटा प्लीज रिवाइज कीजिए। लास्ट लेक्चर अब नहीं रिवाइज करना है, अब आपको रिवाइज करना है कि आपने फ्रिज कहाँ पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसको रिवाइज करना था, ठीक है? तो रिवाइज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के भी रिवाइज कीजिए। अब मैंने बोला था कि रिवाइज करके आना है लास्ट लेक्चर, ठीक है? अदरवाइज मत आओ, मैं आपको अटेंडेंस दूंगा, अटेंडेंस मिल जाएगा, ठीक है? और उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी कि आप नहीं आए हो, अटेंडेंस ले रहे हो। बट जवाब दीजिए, जवाब नहीं आ रही है तो जवाब हम लोग को देना पड़ेगा कि स्टूडेंट ही गूंगे बह रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल।
थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।